भाषा एवं पाठ्यक्रम में हम इससे पहले मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौखिक भाषा के उद्देश्य हैं, अर्थ है, उसका क्या महत्व है, इनको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद लिखित भाषा के अर्थ को भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिखित भाषा के जो उद्देश्य हैं, हमने ये एक तरह से समझ लिया था कि किस तरह से जैसे मौखिक भाषा का अपना महत्व है, तो लिखित भाषा के महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता। तो लिखित भाषा के भी अपने उद्देश्य हैं कि किस प्रकार से, जैसे हम कहें, लिखित ज्ञान के माध्यम से ही समस्त ज्ञान बालकों तक पहुंचता है, आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, इनके माध्यम से ही लिखित भाषा को एक तरह से महत्ता प्रदान हुई है। तो लिखित भाषा के कुछ उद्देश्य हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। लिखित भाषा के उद्देश्य। जैसे कुछ शिक्षाविद हुए हैं, कुछ भाषाविद ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षण में लिखित भाषा को महत्व प्रदान करते हुए इस तरह का भी निर्धारण किया है कि पहले मौखिक भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए अथवा लिखित भाषा की। ये लेखन शिक्षण बच्चों को पहले सिखाया जाना चाहिए या बाद में सिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह के कई मत हो गए हैं, जिनमें पहले मत के अनुसार लिखाई की शिक्षा पढ़ने की शिक्षा से पूर्व दी जानी चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। और इस तरह के मत को मानने वाली मैडम मोंटेसरी हैं। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह के विचार दिए हैं कि लिखाई से पहले पढ़ना बालकों को सिखाया जाना चाहिए, पढ़ने की शिक्षा अथवा कहें कि मौखिक शिक्षा पहले दी जानी चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो दोनों ही मतों को मान लेते हैं कि लिखना और पढ़ना दोनों साथ ही सिखाया जाना चाहिए। लिखना, लिखित भाषा अथवा मौखिक भाषा। और या कहें जैसे लिखना और पढ़ना भी तो बालकों को एक साथ सिखाया जाना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा चलन में है, एक तरह से जो मान्य मत रहा है कि मैडम मोंटेसरी हैं, उन्होंने ये बताया कि लिखना कुछ सरल होता है तो पहले लिखाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उस मत को मानने वाले लोग भी अधिक हैं। तो उसी क्रम में जैसे हम लेखन शिक्षा है अथवा कहें जो लिखित भाषा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उनको पढ़ लेते हैं। मातृभाषा का शिक्षण जैसे कहें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रहित या उत्पन्न विचारों की अभिव्यक्ति। तो उसी आधार पर लिखित भाषा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उन विचारों की अभिव्यक्ति को स्थिरता लिखित भाषा के माध्यम से ही मिलती है। तो पहला उद्देश्य हम लिखेंगे मातृभाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मातृभाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है विचारों की अभिव्यक्ति और इसे स्थिरता प्रदान करने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। विचारों की अभिव्यक्ति जिसे स्थिरता लिखित भाषा के माध्यम से मिलती है, या कहें स्थिरता के लिए लिखित भाषा को सिखाया जाता है। स्थिरता लिखित भाषा से मिल पाती है।
दूसरा उद्देश्य लिखेंगे। भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से वाचन और पठन की भांति ही लेखन की शिक्षा देना भी आवश्यक होता है। भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से पूर्ण अधिकार की दृष्टि से वाचन और पठन, वाचन अर्थात बोलना, पठन अर्थात पढ़ना, यानी पढ़ने और बोलने के साथ साथ लिखित भाषा की शिक्षा देना भी आवश्यक होता है। वाचन और पठन की ही भांति वाचन और पठन की ही भांति लिखाई की शिक्षा देना भी आवश्यक होता है, या कहें लेखन की शिक्षा देना भी आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरह से लिखित भाषा के उद्देश्य हम लिखे हैं। आगे और लिखेंगे कि बालक व्याकरण के नियमों का पालन कहाँ तक करते हैं, या व्याकरण के नियम लिखित रूप में बालकों को लिखित भाषा के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं, तो उनका परीक्षण भी लिखित भाषा से ही होता है। बालकों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना, नियमों का बालकों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाना व उसका परीक्षण करना। परीक्षण करना भी लिखित भाषा का उद्देश्य है। करना भी लिखित भाषा का उद्देश्य है। इसी तरह से अपने विचारों और प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप में ही हम दूसरों तक, जैसे अन्य स्थानों तक पहुंचाना है तो हम लिखित रूप में पहुंचा पाते हैं और उसे स्थिरता भी प्रदान करते हैं। अपने विचारों तथा ज्ञान को, अपने ज्ञान तथा विचारों को स्थायी रूप से दूसरों तक संप्रेषित करना, रूप से दूसरों तक पहुंचाना या संप्रेषित करना।
संप्रेषित करना। ठीक है, संप्रेषित शब्द मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ पहले। संप्रेषण अर्थात कोई भी विचार है, संदेश है, कोई भी इस तरह के जो भी ज्ञान है या किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के विचार को दूसरों तक पहुंचाना या उसका आदान प्रदान करना क्या होता है? संप्रेषण होता है। तो इस दृष्टि से इन उद्देश्यों के आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि लिखित भाषा की भी आवश्यकता होती है, लेखन शिक्षण की भी आवश्यकता होती है। लेखन शिक्षण के यही उद्देश्य है जिनसे कि एक तरह से लिखित भाषा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। आगे हम इससे जो लिखित भाषा के उद्देश्य हैं ये हो गए हैं। इसके बाद लेखन भाषा या कहें लेखन शिक्षा या लिखित भाषा का जो महत्व है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। लेखन भाषा का महत्व। लिखित भाषा का महत्व। जैसे लिखित में मैं लेखन बोल रही हूँ तो यहाँ हम लिखित की जगह लेखन भी लिख सकते हैं। लिखित भी लेखन ही है ना। तो लेखन भाषा का महत्व भी लिखा जा सकता है। तो जो लेखन भाषा का महत्व, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि एक तरह से जो इसके उद्देश्य है उनकी पूर्ति लिखित भाषा को लिखने के माध्यम से या कहें कि लिखकर ही स्थायी रूप से उन विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने में सहायता होती है। तो इसी दृष्टि से लेखन भाषा का महत्व भी होता है। तो उस महत्व का निर्धारण भी लिखित भाषा के उद्देश्यों से ही हो पाया है। तो हम जैसे बात करें कि जो भाषा शिक्षण में सबसे जो मुख्य एक उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति, क्योंकि भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, विचारों की अभिव्यक्ति है। तो एक मुख्य उद्देश्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भी होता है। तो एक तरह से इस अभिव्यक्ति की शिक्षा देना ही क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बालक किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा और किस तरह से अभिव्यक्त किए गए विचारों को वह लिख सकेगा। तो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है अभिव्यक्ति की शिक्षा देना, या अभिव्यक्ति के भी जो दो रूप हमने अभी बात की है, मौखिक और लिखित की, तो उनकी जो पूर्ति होती है या लिखित भाषा की शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब लेखन की क्षमता बालकों में विकसित की जा सके और मौखिक अभिव्यक्ति भी सबल हो। तो इस दृष्टि से भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो लिखित भाषा के माध्यम से ही पूरा होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जैसे भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अभिव्यक्ति की शिक्षा देना। अभिव्यक्ति की शिक्षा देना जिसमें भाषा के दो रूप हैं, जिसमें भाषा के दो रूप होते हैं। तो रूप होते हैं, इसलिए लेखन शिक्षण की क्षमता प्रबल होनी चाहिए।
जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, दोनों रूप बताने की आवश्यकता नहीं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, तो मैं साथ ही यहाँ लिख देती हूँ। इसलिए लेखन शिक्षण की क्षमता के स्पष्ट होने के साथ साथ मौखिक भाषा या मौखिक अभिव्यक्ति भी सबल होनी चाहिए। होने के साथ साथ मौखिक भाषा भी सबल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे मौखिक भाषा सबल होगी, लेखन क्षमता भी और अधिक उससे स्पष्ट होगी, और लेखन क्षमता के माध्यम से ही मौखिक और लिखित भाषा के रूपों के द्वारा भाषा शिक्षण की जो अभिव्यक्ति है की शिक्षा देना उद्देश्य है भाषा शिक्षण का, वह पूर्ण हो पाता है। किसी भी भाषा या विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए पढ़ना और लिखना या सीखना दोनों ही आवश्यक होता है। किसी भी भाषा में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए केवल मौखिक भाषा से काम नहीं चलता, इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों आवश्यक होता है। पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए लिखना और पढ़ना दोनों आवश्यक होता है। ठीक है, इसी तरह से लिखित भाषा के लिए आगे और महत्व की हम बात करें कि किस तरह से जो वक्ता है, अगर यह वक्ता के अभाव में हम विचारों से अवगत होने के लिए किस तरह से हम उसके विचारों से अवगत हो सकते हैं जब बोलने वाला सामने नहीं हो, तो वहाँ भी लिखित भाषा का महत्व निर्धारित होता है, क्योंकि वक्ता की अनुपस्थिति में हम उसके द्वारा लिखे हुए ज्ञान से हम उसके विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो वहाँ भी लिखित भाषा का महत्व निर्धारित हो जाता है कि वक्ता के अभाव में वक्ता के अभाव कहें या अनुपस्थिति में कहें, यानी जब वो नहीं हो तो उसके विचारों को हम कैसे कर सकते हैं। अभाव में उसके ज्ञान अथवा विचारों से अवगत होने के लिए ज्ञान अथवा विचारों से अवगत ज्ञान अथवा विचारों से अवगत होने के लिए
लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जैसे भाषा में कोई संशोधन या परिवर्तन करना हो, या इस तरह की कहीं कोई गुंजाइश हो, इस तरह का कहीं कुछ कार्य करना हो, या उसमें एकरूपता या स्थायित्व लाना हो, तो उसमें भी लेखन या कहें लिखित भाषा की ही आवश्यकता होती है। लिखित भाषा के माध्यम से ही भाषा में कोई भी संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। भाषा में परिवर्तन भाषा में परिवर्तन अथवा संशोधन लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव है। माध्यम से ही संभव है। इस तरह से लिखित भाषा के माध्यम से ही इस तरह से भाषा के किसी तरह का व्याकरण में कहीं कोई परिवर्तन या किसी नियम में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से यह परिवर्तन या संशोधन लिखित भाषा के माध्यम से ही स्थायी रूप से किया जा सकता है। इसीलिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। यदि हम जैसे किसी साहित्य की बात करें कि किस तरह से कितने साहित्य जो लिखे जाते हैं, साहित्यों की जो रचना होती है मौखिक रूप में, इतना साहित्य एक तरह से इतना साहित्य इतने साहित्य का सृजन भी नहीं हो सकता, और उस साहित्य का सृजन कहीं मौखिक रूप से हो भी जाता है तो किस तरह से सभी लोगों तक उसे संप्रेषित नहीं किया जा सकता। केवल यानी उस व्यक्ति के पास जिसने साहित्य के बारे में एक तरह से बताया है, तो उसके आसपास या उसको जानने वाले लोग ही उसके ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा के माध्यम से उस साहित्य सृजन का लाभ दूर दूर तक कहीं भी एक तरह से कहें कि बहुत सारे लोग हैं जो उस साहित्य से उसके लिखित भाषा के संपर्क के माध्यम से उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी हम लेखन के बिना साहित्य की अभिवृद्धि को भी संभव नहीं मानते हैं, और उसमें भी जैसे लिखित भाषा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए लिखित भाषा का महत्व होता है। ये कहें कि जैसे लेखन के अभाव में साहित्य का अभिवर्धन भी या सृजन भी संभव नहीं है। लिखित भाषा के अभाव में साहित्य की अभिवृद्धि भी संभव नहीं है। अभिवृद्धि भी संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये लिखित भाषा का महत्व हो गया है। हमने लेखन भाषा के उद्देश्यों को भी पढ़ा है आज, और उसके महत्व को भी पढ़ा है। लिखित भाषा का और भी थोड़ा महत्व हम और समझाएंगे।
जो इससे आगे का जो महत्व है वो हम कल पढ़ेंगे।